नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का आज लखनऊ विधान भवन के तिलक हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम वरिष्ठ जन मौजूद रहे। विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने सदस्यों को पद की शपथ दिलवाई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्री परिषद की एक विशेष बैठक में निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर सभी मंत्री और अफसर अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्री सोमवार और मंगलवार को लखनऊ में उपस्थित रहें तथा शुक्रवार से रविवार तक निर्वाचन क्षेत्र या प्रभार वाले मंडल में जाएं। मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक में कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसीलिए 3 माह के भीतर सभी मंत्रीगण अपने और अपने परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा करें। उन्होंने मंत्रीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके परिवार के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप शासकीय कार्यों में ना हो। 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान हर टीम को एक जनपद में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। वरिष्ठ मंत्री कम से कम 2 दिन जिले में भ्रमण करें। भ्रमण के दौरान जन चौपालों का कार्यक्रम करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूहों की टीमें अपने भ्रमण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री समूह की आकलन समूह रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। प्रदेश में भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूहों के अध्यक्ष हैं आगरा मंडल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ मंडल, सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इसके उपरांत मंत्री परिषद के सदस्यों ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रेस को दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। चाइना से आयात होने वाला HPLC को जो एक प्रकार का एथेनॉल है, प्रदेश सरकार 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेगी। कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा से 27,500 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से 2,000 रुपए बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही 3,77,520 रसोइयों को 1,500 से बढ़कर 2,000 रुपए मानदेय किया गया है। साथ ही रसोइयों में महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को पैंट शर्ट देने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा कैबिनेट में 5 वर्षों में बनने वाले सड़कों के रखरखाव के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सड़कों की लागत में 10% मेंटेनेंस प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। कैबिनेट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव पास किया गया है। एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी दी गई है। आने वाले समय पर यह प्रक्रिया शुरू होगी। आज कैबिनेट के सामने कुछ औपचारिक और कुछ बहुत आवश्यक प्रस्ताव पास हुए हैं। उसी के संदर्भ में हम आपसे वार्ता करेंगे। अभी तक हम HPLC टोटल प्रस्ताव 10 पास हुए, 10 आए, इसमें से 1 डिफर हुआ, 9 पास हुए। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे, ये एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता नए विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे
स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपए प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपए और बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपए से बढ़ा करके 2,000 रुपए 500 रुपए की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपए की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनसीआर में बढ़ते कोविड मरीजों के चलते मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विगत 24 घंटे के भीतर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 126 और 30 नए कोविड के मरीज पाए गए हैं। ज्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1316 है, जिसमें 203 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं संचारी रोगों के उन्मूलन में उत्तर प्रदेश ने एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में मलेरिया और कालाजार रोग समाप्ति की ओर है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 से भी कम लोगों में मलेरिया की समस्या देखी गई है, जबकि कालाजार रोग 22 चिन्हित ब्लॉक में हर 10,000 की आबादी में 1 से कम लोगों में ही देखा गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सहयोग से लघु वीडियो संग्रह आजादी के अमृत महोत्सव कहानियों को लॉन्च किया है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आजादी की अमृत कहानियों को लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय एल मुरुगन और सचिव सूचना और प्रसारण अपूर्व चंद्र भी मौजूद रहे। साथ ही ग्लोबल हेड ऑफ टेलीविजन नेटफ्लिक्स वेला बजारिया की कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में आजादी के अमृत कहानियों के मुख्य नायिकाओं को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत कहानियां नेटफ्लिक्स से प्रसारित की जाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने आजादी के अमृत कहानियों का ट्रेलर जारी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस लघु वीडियो संग्रह में उन नायकों की कहानियां बताई गई हैं जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव किया है। नेटफ्लिक्स अलग अलग विषयों पर लघु फिल्में बनाएगा जो भारतीयों की प्रेरणादायक कहानियां दर्शकों तक पहुंचाएंगी। यहाँ बसंती देवी जी हैं जो उतनी ही सादगी भरी हैं, जोश और जुनून की भी कोई कमी नहीं है, जिन्होंने जंगलों से लेकर कोशी रवि तक को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके 4 दशक की 40 साल की कहानी को आज देश और दुनिया में ले जाने का काम भारत सरकार और नेटफ्लिक्स कर रही है। जहां एक और बसंती देवी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है इंडिया का, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड। वहीं पर अंशु जी को, जो मेरे अपने ही विभाग का है, तेनसिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला है और इसके अलावा जो पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं या कोई भी व्यक्ति कुछ ठाने
उसको कोई रोक नहीं सकता। जब नागपुर की बात आती है और पहली महिला अधिकारी किसी कॉलेज से यूनिफॉर्म में पहनकर बाहर आए और इस सोच और जुनून के साथ आए कि जो आज तक किसी महिला ने 130 करोड़ के देश में नहीं किया है, वो हर्षिनी जी को करना है, ये सुनकर हम सब हर्ष और उल्लास के साथ यही कहेंगे, आपने कदम उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है और आपको भी भारत की लक्ष्मी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग फतेहपुर के ठाकुर युगराज सिंह महाविद्यालय में संपन्न हुआ। इसमें सरकार की विकास योजनाओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के दायित्व और सोशल मीडिया के प्रयोग पर चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम अपनी भूमिका संगठन और सामाजिक स्तर पर सही तरीके से तय कर सकते हैं। लखनऊ में यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर आधारित कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कहा कि हमारे देश में वायु प्रदूषण से कई घातक बीमारियां होती हैं, जिसे रोकने के लिए हम उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए विश्व बैंक भी हमारा सहयोग कर रहा है। आज एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कार्यशाला है। एयर पॉल्यूशन डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल एस्थमा हो, सीओपीडी हो, न्यूमोकोनियोसिस हो। ये बहुत सी बीमारियां एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और एक बार हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। तो इनको कम करने के लिए, इनकी रोकथाम करने के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, लाइफ स्पैन को सही रखने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। एयर पॉल्यूशन कम होगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है उसको कम करने की ज़रूरत है, उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं को सही कार्यान्वयन के लिए हमको फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। प्रदेश में 2016 और 17 से लेकर अब तक 25 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के मकानों की चाबियां मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास पाने से इन लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। पक्का मकान मिलने से इन लोगों के जीवन में आए बदलाव पर देखिए यह हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में मोदी सरकार के बनने तक आवास को उपभोक्ता की वस्तु समझा जाता था, लेकिन अब आवास व्यक्ति और समाज के विकास की समूची प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। देश में आवास रोजगार के अवसर पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस प्रकार आवास भारत सरकार की गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र की मोदी सरकार के सपने को धरातल पर उतार रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 14,49,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 99.10% आवासों के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 21-22 में 11,62,000 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक 94.67% आवासों के निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये योजना लोगों के कल्याण और विकास के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ये न केवल गरीब लोगों के लिए जो कच्चे मकानों में रहते हैं या उससे जो बेसहारा हैं उनको लाभ प्रदान करेगा आश्रय के रूप में, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कई और चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, चाहे वो इन हाउस टॉयलेट हो, चाहे बिजली कनेक्शन की बात उचित हो या पेयजल सुविधा की बात हो। तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से तृप्त योजना है, जिससे गरीबों को उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योगी सरकार ने अपने लक्ष्य को बढ़ाते हुए 13 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इस प्रकार आंकड़ों पर नजर डालें तो
2016-17 से अब तक स्वीकृत 26,11,000 पीएम आवासों में से 25,40,000 आवास प्रदेश के लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि डबल इंजन की सरकारें होने से विकास तेज गति से होता है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ ही उन्हें अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलता है। केंद्र सरकार ने बहुत ही कम समय में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे आवास निर्माण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होंगे। इससे ग्रामीण, कमजोर और कम आय वर्ग वाले लोगों का कल्याण हो सकेगा। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई यह हमारी एक खास रिपोर्ट थी और अगली रिपोर्ट है धर्म स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने या उन्हें हटाने के प्रदेश सरकार के आदेश से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं डीडी उत्तर प्रदेश की यह खास रिपोर्ट। जब सनातन या इस्लाम धर्म बना था तब लाउड स्पीकर नहीं बने थे। मतलब साफ है, धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर का तेज बजाना किसी भी दशा में सही नहीं है। मंदिरों में भी आराधना के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, लेकिन वो लाउड स्पीकर से प्रसारित नहीं किया जाता था। मस्जिद में भी अजान दी जाती थी, लेकिन वो मस्जिद के कार्य करने वाले लोगों को सूचित करने के लिए था कि नमाज का वक्त हो गया है और आप नमाज की तैयारी कर लें। लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के आने के बाद मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारे हो, सभी ने लाउड स्पीकर से अपने आराध्य की आराधना सभी को सुनाने के लिए बाध्य कर दिया। लाउड स्पीकर को लेकर सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म का केंद्र हो, चाहे इस्लामिक जगत का केंद्र हो, चाहे गुरुद्वारा हो, मदरसा हो, मंदिर हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है वह सराहनीय है। वो सभी समुदाय, सभी वर्ग के लिए है, एक समान है। हम लोग पहले ही हमारे हनुमानगढ़ी पर जो हमारा 52 एकड़ का परिसर है, उस परिसर से बाहर एक शब्द आवाज नहीं जाती। पूरे देश में ताजा विवाद भी इसी को लेकर है। कोई कहता है कि अजान होगी तो हनुमान चालीसा बजाएंगे, कोई कहता है कि यह किसी भी दिशा में बंद होना चाहिए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि बिना अनुमति के कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं लगा सकेगा और निश्चित डेसिबल पर ही बजाए जा सकेंगे, अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की। तो इन दो खास रिपोर्टों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।